सुप्रभात कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए। आशा करती हूँ कि तुम आजकल लॉकडाउन में रहकर कोरोना वायरस से अपना बचाव कर रहे होंगे। तो आज मैं तुम्हें सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, तुम्हारी इतिहास की पुस्तक, उसका जो प्रथम चैप्टर है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तुमको पता ही होगा, प्रथम चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कक्षा 8 में की इतिहास की पुस्तक में भारत की क्रांति के बारे में पढ़ा, भारत के आज़ादी के संघर्ष के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार से कई संघर्ष विश्व के कई अन्य देशों ने भी किए थे। तो आइए हम देखते हैं भारत का विश्व का मानचित्र देखते हैं। उसमें हम बताएंगे कि विश्व के कई अन्य देश हैं जहां पर भी क्रांतियां हुई थी। तो ये विश्व का मानचित्र है। इसमें तुम्हें कई अलग अलग महाद्वीप दिख रहे होंगे, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये भारत है। भारत के बारे में तुम जानते ही हो कि भारत ने किस प्रकार क्रांति करके आज अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी। और ये अमेरिका है, अमेरिका में भी महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। और यह है रूस, रूस की क्रांति से भी सभी परिचित है, रूस में भी क्रांति हुई थी। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है वो है फ्रांस की क्रांति। तो यूरोप का एक देश है फ्रांस। तो फ्रांस में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि तो हम क्रांति पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व के मानचित्र में हम किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूरोप का एक देश, तो अपने मानचित्र में जब खोलोगे तो देखोगे एक देश है फ्रांस। तो हम इस देश की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे कई कारण थे। तो आइए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, इसमें हम सीधे जाते हैं सन 1774 में, जिसके बाद फ्रांस में क्रांति की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1774 में जो बुर्बो राजवंश था उसका राजा लुई 16वां वहां पे सत्ता पे आसीन हुआ था, यानी वहां का राजा बना था। और उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल की थी। और जब वो राजा बना था, उसने देखा वहां का राजकोष पूरी तरह से खाली था। राजकोष यानी राजा का खजाना, जिस खजाने से राजा क्या करता है, अपने खर्चे चलाता है। और उसी खजाने में लोगों के द्वारा जो कर उस खजाने में जमा किया जाता है। तो ये राजकोष पूरी तरह खाली था। और इस राजकोष के खाली होने के पीछे कई कारण थे। इसके पीछे कारण थे कि लुई 16वें से पहले जो राजा थे वो लोग लंबे समय तक अपने अगल बगल के राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न थे। और लंबे समय तक युद्ध करने के कारण उनके क्या हो गया था, सारा धन युद्ध में खत्म हो चुका था। और उसके साथ ही जो वर्साई का महल था फ्रांस का, उसके महल के शान और शौकत के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता था। ठीक है। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि फ्रांस ने अपने मित्र राष्ट्र अमेरिका को अपने शत्रु देश ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए, यानी अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए उसने अमेरिका की मदद की थी। और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। और उसमें जो पैसा खर्च हुआ था वो 10 अरब लिब्रे की राशि खर्च हुई थी। और लिब्रे, तुम सोच रहे होंगे कि लिब्रे क्या है। जिस प्रकार भारत में जो भारत की मुद्रा है उसको हम रुपया बोलते हैं, उसी तरह उस समय जो फ्रांस में जो मुद्रा चलती थी उसको लिब्रे के नाम से जाना जाता था। तो 10 अरब लिब्रे की राशि अमेरिका की 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने में खर्च हो चुकी थी। ठीक है। और उस पे फ्रांस पे पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। ठीक है। और इस कर्ज को चुकाने के लिए जो कर्जदाता थे वो अधिक ब्याज की मांग करने लगे थे। तो इस प्रकार जो उस समय फ्रांस की सरकार थी उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। फ्रांस की सरकार को अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने पर ही खर्च करना पड़ रहा था। और अधिक पैसा, मतलब कर्ज के लिए पैसा सरकार कहाँ से लाती, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया कि वो करों में वृद्धि करेगी। और करों में जो वृद्धि करने का जो फैसला लिया गया वही फ्रांसीसी क्रांति के एक महत्वपूर्ण आधार बना। मगर ये कर थे, ये कर भी उस समय के, हम फ्रांसीसी समाज की तरफ जाते हैं, जो कर थे वो समाज के सभी लोग उस समय कर नहीं देते थे। ठीक है। तो कौन से लोग उस समय कर देते थे, इस बात को समझने के लिए हम फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। जैसे भारत के प्राचीन समाज को हम सुना है कि भारत का जो प्राचीन समाज है वो
4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार फ्रांस का जो प्राचीन समाज था वो भी 3 स्टेट्स के नाम से जो जाना जाता है, 3 स्टेट्स में बटा था। ये स्टेट्स में तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ। प्रथम स्टेट जो था उसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, पादरी वर्ग जो चर्च का काम संभालते हैं। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, कुलीन मतलब जो अमीर वर्ग के लोग होते थे। और तीसरा स्टेट था, तीसरे स्टेट्स में 3 प्रकार के लोग थे। तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि लोग थे। और इसमें तीसरे स्टेट्स का तो दूसरा वर्ग है किसान और कारीगर। और तीसरे स्टेट्स का फिर तीसरा वर्ग था छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो उस समय फ्रांसीसी समाज इन 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो इस स्टेट्स में से कर केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही देते थे। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम स्टेट था और जो द्वितीय स्टेट था उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जन्म से ही उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो कर नहीं देंगे, वो सरकार को किसी प्रकार का कर नहीं देंगे। और जो दूसरे स्टेट्स के लोग थे कुलीन वर्ग, वो उनके पास ही सामंती विशेषाधिकार थे। वो क्या था, उनके पास जो सामंती विशेषाधिकार था वो किसानों से कर वसूलते थे। तो ले दे के बात यहाँ आती है, जो तीसरा स्टेट्स का जो वर्ग था वही केवल क्या करने वाला था, सरकार को कर देने वाला था। और जो तीसरा स्टेट था जो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी इसको हम समझते हैं। देखते हैं कि हमारे जो फ्रांस में जो लोग थे उनमें से 90% किसान थे। ठीक है, तो 90% किसान में से जमीन के मालिक जो किसान थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। और अधिकतर जमीन किन लोगों के पास थी, प्रथम और द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ये तृतीय वर्ग के अमीर वर्ग के लोग थे, इनके पास ज्यादा जमीन थी। ठीक है, और कर देने का भार किस पे था, केवल तीसरे स्टेट्स के लोगों पे कर देने का भार था। और तुमने इस पाठ को पढ़ते समय देखा होगा तो 2 प्रकार के जो कर हमने सुने, टाइथ और टाइल। तो टाइथ वो कर था जो चर्च द्वारा किसानों से लिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद टाइल वो कर है जो तीसरे स्टेट्स के यानी जनसाधारण के लोग, आम वर्ग के लोग सरकार को जो कर देते थे उसको हम टाइल के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर था। इसके अलावा टाइल के अलावा भी सरकार को बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर तीसरे स्टेट्स के लोग देते थे। वो उनकी रोजाना की जो उपभोग की जो चीजें थी उन पे कर लगाया जाता था, जैसे नमक, तंबाकू और इसके अलावा बहुत सारे रोजाना की जो चीजें हम यूज करते हैं उन पे कर लगाया गया था। और यह कर केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही देते थे। ठीक है, तो तीसरे स्टेट्स हम समझते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में तीसरे स्टेट्स के लोगों पे बहुत अधिक भार था। उन्हें एक तो चर्च को भी कर देना पड़ता था, सरकार को भी कर देना पड़ता था और कुलीन वर्ग के लोगों को भी कर देना पड़ता था। और साथ ही कुलीन वर्ग के लोगों के घर में कार्य भी करना पड़ता था। उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दीनहीन थी। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं।